बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है और हुकूमत जाते ही ताकतवरों ने पीडीएम को सरप्राइज देना शुरू कर दी हैं। पीडीएम पर बिजलियां गिर चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट में भी फड्डा पड़ चुका है और कुछ बड़े क्लियर मैसेजेस हैं जो पीडीएम के टोले को भेजे गए हैं। एक जानिब तो इनकी जहां जहां पर आप कह लें कि इनके कदम जमे हुए थे, इनके कदम उखाड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और गेम जो है वो अभी से पड़ गई है। एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि इतनी जल्दी इनके दरमियान फड्डा पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है ये तो होना ही था। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने पीटीआई पर एक नया हमला किया है और एक नई जंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने छेड़ ली हुई है। उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक इंतहाई अहम फैसला भी सुनाया जाना है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी चल रही हैं। इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने का प्रोसेस तो आपको पता है कि इस वक्त ना सिर्फ अपने उरूज पर है बल्कि जोबन पर है। जितनी उसमें ताकत है कि हर तरफ से जो इमरान खान साहब के लोग हैं, अब तो बात वुकला तक आ चुकी है। शमदाना गुलजार साहिबा को पहले उठाया गया, अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके ऊपर एक एफआईआर काटी गई, उन्होंने उसमें जमानत ली। अब शेर अफजल मरवत साहब ने अभी एक ट्वीट किया है कि आई एम सेफ, अटक पुलिस अटेम्प्टेड टू एबडक्ट मी, यानी मैं इस वक्त महफूज हूं लेकिन मुझे अटक की पुलिस ने अगवा करने की कोशिश की, बट आई विल नेवर सरेंडर विदाउट अ वारंट एंड माई असॉल्ट विल इन्वोक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इन्होंने कहा है कि जी मैं सरेंडर नहीं करूंगा इस तरह से कि मुझे वारंट दिखाएं, मैं कानून को समझता हूं, वरना अगर आप मुझे वारंट नहीं दिखाएंगे तो फौरी तौर पे आईन ने, कानून ने मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस का जो राइट दिया है वो मैं इन्वोक करूंगा। दे चेज माय व्हीकल अप टू लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन संजगानी, आई विल बी टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डीपीओ अटक एंड अदर पुलिस ऑफिशियल्स। और वैसे भी इनकी मुलाकात ना करवाने और वकला की मुलाकात ना करवाने पर पहले ही तौहीन अदालत की जो दरखास्तें वो दायर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उनके ऑर्डर्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है और ये सिर्फ उनकी इज्जत नहीं बल्कि अदलिया की और आपकी सुपीरियर जुडिशरी की इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आमिर फारूक साहब का इलाज भी चल रहा है, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि नॉर्मली ये होता है कि नवाज शरीफ साहब को जब सजा होती है तो वो लंदन निकल जाते हैं जब उन्हें मौका मिलता है पहली फ्लाइट लेके, लेकिन इमरान खान के केस में इमरान खान पाकिस्तान रहता है लेकिन जज साहब निकल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए तो वो बीमार हो गए, लेकिन अब इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो जज साहब जो है उनका इलाज का दिन था तो वो आज सारे केसेस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगे हुए थे वो डी लिस्ट कर दिए गए। तो यहीं से आप कुछ चीजों को देख लें कि ये कुछ मवाजने हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ रियलिटीज हैं। अब इनसे जो मर्जी तज्जिया किसी के ज़हन में बने तो वो बना लें। अब वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस जो हैं वो भिजवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस पर फैसला 19 जून को महफूज किया था, तो कमोबेश 2 महीने के बाद अब यह फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसका फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट तक जी कोई भी बेंच इस तरह से नहीं बन सकता, ये सारी बातें वो ऑलरेडी कह चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब अभी चूंकि उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं और राजा रियाज साहब के साथ भी अभी फाइनल नहीं हो सकी चीजें और आपको पता है कि राजा रियाज साहब ने क्या करना है, लेकिन फाइनल कहीं और नहीं हुई चीजें। लेकिन इसके साथ पीटीआई पर हमले जो हैं वो बड़ी तेजी से जारी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि उनसे साइफर गुम हो गया है। अगर साइफर उनसे गुम हो गया था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये गुफ्तगू की है और ये बैक टू बैक टॉक शोज जो है उनमें आ रहे हैं और जाते जाते फेयरवेल
इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। साइफर के नए तनाजे पर चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े और इमरान खान साहब को इन्होंने झूठा करार दिया। और शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन चेयरमैन पीटीआई खिलाफ कानून साइफर साथ ले गए और फिर गुम भी कर दी। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईए इसकी तहकीकात कर रहा है। और ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वैसे दिलचस्प बात यह है कि साइफर पर एक जानिब ऑर्डर दिया जाता है मीडिया को कि आपने गुफ्तगू नहीं करनी, इसके हक में या खिलाफ बात नहीं करनी, लेकिन पहले राणा सनाउल्लाह और अब शहबाज शरीफ बैक टू बैक साइफर पर बात कर रहे हैं और पता नहीं ये किसे प्रेशराइज करने के लिए ये जिक्र कर रहे हैं। वजीर आजम बात कर रहा है तो फिर तो वो डिबेट का हिस्सा बनेगा, वो रिपोर्ट भी होगा। वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा कह चुके हैं कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई, गुफ्तगू में साजिश का दूर दूर तक तज़किरा नहीं था। हमारे लिए गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने से मरना बेहतर है। अब ये शहबाज शरीफ साहब कहने की हद तक वैसे बेहतर है, लेकिन लोगों को तो कुछ और लगता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे, लेकिन आइंदा माह आएंगे। उसकी वजह यह है कि कानून का सामना चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए नहीं ना करना। नवाज शरीफ साहब ने, शेर है ना, शेर तो नहीं डरता किसी से, बस वो इतने मौजू हालात के बावजूद भी शेर नहीं आ रहा, यहीं से आप अंदाजा लगा लें। निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से आज मुलाकात हुई, कल भी होगी, आईन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे। फिर इन्होंने इसके अंदर कुछ और बातें भी कही। इन्होंने इसमें कहा है कि इमरान खान साहब ने खत लहराया कि साजिश हुई, बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश नहीं हुई, इल्जाम लगाया कि फलां ने मेरी हुकूमत गिराई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो रूस और चीन से करीब हो रहे थे इसलिए हुकूमत गिराई। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि उन्हें कोई खुशी नहीं कि इमरान खान साहब जेल में गए। जब हम जेलों में जाते थे तो इमरान खान खुद कहते थे कि हमने जेलों में भेजा। इस तरह की बातें जो है वो करते रहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपना रोना रोया कि वो भी अटक जेल में रहे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, अटक किले में नहीं रहे, अटक जेल में है, अगर जेल में मक्खियां हैं तो मक्खी मार दवा होनी चाहिए। इस तरह की अजीबो गरीब बातें करते रहे। लेकिन जाहिर बात है, आपको पता है कि अब इनके लिए अपने लिए मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं और अपनी इनकी जो मुश्किलात हैं उनका आपको लिटरली अंदाजा भी नहीं है कि ये मुश्किलात अब किस तरफ को इन्हें लेके जाएंगी। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं और जैसे ही हुकूमत गई है यूं लग रहा है कि कुछ सरप्राइजेज हैं जो मिलना शुरू हो गए और इदारों के कासिद ने भी ये पैगाम दे दिया है। लेकिन 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स पहले आप सुन लें। ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के अंदर जो काबीना में इन्होंने बंदर बांट की हुई थी कि JUI के लोग, पीपल्स पार्टी और सारी सियासी जमातों के, तो उन्हें यह निकालने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। तो अब उन्होंने खुद ही अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफे दे दिए हैं, क्योंकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांग लिए हैं और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का कहा जा रहा है कि जी निगरान वुज़रा से इस्तीफे मांगे गए हैं और बेशतर निगरान वुज़रा जो है उन्होंने अपने इस्तीफे जमा भी करा दिए हैं। 19 अराकीन काबीना ने इस्तीफे निगरान वजीर आला को पेश कर दिए, जबकि 8 अराकीन ने इस्तीफे अभी तक वजीर आला के पास जमा नहीं करवाए। और मुकम्मल तौर पर जो आप कह लें कि कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व एक तरह की हो गई है। और ये क्यों हो रहा है ये भी आप समझेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब अभी भी बैठे हैं, लेकिन विफाकी सतह पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर पाबंदियां लगा दी है। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया और कहा गया कि कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप की तश्कील तक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाए। जबकि दूसरी जानिब अब कुछ और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट जो है वो हुई है, क्योंकि एक जानिब ये खबर आ रही है कि निगरान वजीर आजम का जो मामला है उसके ऊपर फड्डा पड़ने लगा है और IMF ने भी एक तरह से, जाहिर बात है आलमी सतह पर IMF है, IMF में अमेरिका का असर रसूख आपके सामने है। अब IMF जो है उसने जो स्टेटमेंट दिया उससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि अगर निगरान हुकूमत तवील मुद्दती भी आती है तो उसमें भी कुछ गेम पड़ सकती है और IMF को इतना ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सारी बात है, इसका यही अंदाजा आप लगा लें कि आलमी सतह पर यह एक्सेप्टेबल होगा। IMF ने निगरान हुकूमत के दौरानिये में मुमकिन तौसी पर निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया, जिसके बाद अब अहम वजारतों के लिए सिलेक्शन जारी है। निगरान वजीर आजम के लिए जलील अब्बास जिलानी जो है उनका नाम एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर है, जबकि आइंदा वजीर खजाना के लिए सुल्तान लाना, शब्बर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर अशफाक हसन खान और दीगर नामों पर गौर किया जा रहा है। दीगर अहम इक्तिसादी वजारतें जिनमें इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, तिजारत, सनत, ज़राअत, प्राइवेटाइजेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चंद ऐसे नाम हैं जिन्हें चलाने के लिए मियां मोहम्मद सुमरो, एजाज गौहर और दीगर चंद नाम जेर गौर हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं
کہ साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी से भी राब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जी वो आइंदा निगरान हुकूमत में कोई ओहदा लेने पर दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से आईएमएफ को भी एतमाद में ले लिया गया है। और ये कौन ले रहा है आईएमएफ को एतमाद में कि निगरान हुकूमत के दौरानिये में तौसी हो सकती है, क्योंकि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे, जबकि मजीद 2 माह में इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए दरकार होंगे। तो 2023 के अंदर तो हो ही नहीं सकते, पहली सहमाई में जनवरी और मार्च के दरमियान 2024 में इलेक्शन हो सकते हैं। और इसके अंदर अब ये टॉप लेवल पे डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन इसमें चूंकि इस हुकूमत ने अपने हाथों से ये एक मामला कर दिया, अब निगरान वजीर आजम के मामले पर भी नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट का फड्डा पड़ चुका है। और कामरान खान साहब ने इस सारी डेवलपमेंट्स का जो तज्जिया किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब के लिए इंतहाई नाखुशगवार खबर, यानी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए एक बहुत बड़ा धचका, एक इंतहाई अनप्लेजेंट, एक इंतहाई नाखुशगवार खबर। दोनों बड़ों के दरमियान दुबई में तय हो जाने वाले मुआहिदों के बावजूद विफाक सिंध बलूचिस्तान में सियासतदान तो क्या किसी सियासी वाबस्तगी या ताल्लुक रखने वालों की भी कोई जगह नहीं होगी। यानी ये किसकी तरफ से मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली तो इन्होंने ही सिलेक्शन करनी है, लेकिन विफाक सिंध और बलूचिस्तान में सियासतदान तो दूर की बात, ऑल्दो इन्होंने दुबई में यह फैसला कर लिया था बैठ के कि किसका कितना हिस्सा होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत चलाएगी, यहां पे डार साहब और दीगर मामलात होंगे, तो अब यहां पर कोई जगह नहीं होगी, गोया इसहाक डार या कोई और निगरान हुकूमतें आजाद और गैर सियासी होंगी। आज इस बात को यकीनी बनाने के लिए, लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए केपीके की पूरी निगरान काबीना फारिग कर दी गई। इस हवाले से झटका जेयूआई को लगा, जिसके हमदर्दों पर मबनी काबीना सूबे में मजे कर रही थी, मगर आज सबको वजीर आला ने चाय के एक एक कप पिलाकर घरों को वापस भेज दिया है। यानी इस वक्त इख्तियार नवाज शरीफ और जरदारी के हाथ से निकल चुका है, गेम किसी और के हाथ में आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा। और यह गेम किसके हाथ में आई है, कैसे आई है, क्यों कर आई है, और किस तरह से नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी अब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ सींग फंस चुके हैं। और निगरान वजीर आजम के मामले पर भी डेडलॉक इसीलिए है, सबने अपने अपने नाम दे दिए, लेकिन सवाल यहां पर अपनी जगह पर खड़ा है कि वो नाम जो असल नाम फाइनल करने वाले जो हैं उन्होंने कौन सा नाम दिया है। और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को ये धचका जेयूआई के साथ जो हाथ हुआ है वो बेसिकली जेयूआई को जरब लगी है, लेकिन दिल पे नवाज शरीफ और जरदारी साहब के जरब लगी है, और अरमानों पे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के पानी गिरा है, पानी फिर गया है और मुकम्मल तौर पे औस पड़ गई है, क्योंकि उनके जो प्लान्स थे वो उन्हें लग रहा है कि अब कोई बहुत बड़ी ग्रेटर गेम है। आईएमएफ को ऑन बोर्ड ले लिया गया है और इकोनॉमी के मामलात के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से आईएमएफ का नोट मिल चुका है। आईएमएफ को यह बता दिया गया कि देखें जी अब तो आइन की रिस्ट्रिक्शन है, आप तो कहते हैं ना कि आइन के मुताबिक चले, तो हम देखें 90 दिन में इंतखाबात कराने थे आइन के मुताबिक, लेकिन अब आइन के मुताबिक हल्का बंदियां भी करवानी है, अब तो देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। तो इस सब में नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ क्या हाथ हो रहा है, और क्या बिलावल भुट्टो ने आज से कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात की थी, अपने वालिद का भी नाम लिया और नवाज शरीफ का भी नाम लिया कि जी आपने हमें उसी सियासत की नजर कर दिया है जो 30 साल से आपने की है। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगा दिया आपने हमें, और क्या आप ये चाहते हैं कि बिलावल और मरियम भी अब वही सियासत करें। वैसे इस जुमले के ऊपर ही एतराज हो जाना चाहिए कि मतलब क्या ये वारिस है पाकिस्तान की सियासत के, मतलब यही इन्होंने, बिलावल की ज़हनियत यही होती है, हम हुक्मरान खानदान, मरियम की भी यही ज़हनियत थी, लेकिन बिलावल ने भी इसी जानिब इशारा दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट के क्या हमें अब नीचे लगना पड़ेगा, और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नौजवानों को मोबिलाइज करके अपनाने का इंदिया बिलावल भुट्टो ऑलरेडी दे चुके हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।